नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज हम बात करेंगे नीट यूजी एग्जाम 2024 की और जानेंगे क्या है इस बार के कुछ नए नियम। जी हां, इस साल नीट परीक्षा का आयोजन 5 मई को किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी। देश भर के 554 परीक्षा केंद्र पर नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा छात्रों के भाग लेने की संभावना है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसे लेकर रिवाइज्ड नीट 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है। दो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेश्वर राव, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साधना पराशर हैं, वरिष्ठ निदेशक परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है यहां पर मेरे साथ मौजूद जनता जनार्दन के रूप में स्टूडेंट्स का। ताली बजा सकते हैं अपने लिए। साधना जी, सब आपका इंतजार कर रहे थे, आप कब हमारे साथ जुड़े। कुछ नए नियम जो हैं इस बार नीट परीक्षा के साथ जुड़े हैं, वो क्या नियम हैं? क्या उन नियमों के बारे में स्पष्टता से बताया गया है जो इस बार कंडक्ट करने वाले हैं या फिर जो अपीयर होने वाले हैं इस बार के नीट एग्जाम में? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें नीट के परिप्रेक्ष्य में कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है और विद्यार्थीगण और जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं वो उसे सुन पा रहे हैं। पहली जो सबसे शुरुआत हमने इस बार की थी कि जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला था तो बच्चों ने आधार कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन किया और आधार कार्ड के अलावा डिजी लॉकर और एबीसी आईडी, एक जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की आईडी है, बच्चों ने इसका भी, इसके जो एक इनडायरेक्ट आधार का फॉर्म है उनसे भी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया। तो अब 23 लाख बच्चों में से करीबन 21 लाख बच्चों ने इन 3 मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो सबसे नई बात तो यही है कि जब ये विद्यार्थीगण अपने सेंटर पे पहुंचेंगे और जब इनकी बायोमेट्रिक और फ्रिस्किंग होगी तो ऑलरेडी जो वो टोकन हमारे पास स्टोर्ड है, जिससे अब हम EKYC भी कर सकते हैं उन बच्चों का, जैसे क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, शायद विश्व भर में सबसे बड़ा, जहाँ पे 23 लगभग 24 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है और अटेंडेंस भी पूरा रहता है। तो एक ही सिटिंग में ये सब बच्चे ऑफलाइन एग्जाम में बैठेंगे। तो हमारे पास जो हमने पहले ये मेहनत कर ली है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी के साथ बच्चा आएगा इस इम्तिहान को देने के लिए 5 मई को। जी, नागेश्वर जी, यहाँ पर साधना जी ने बता दिया क्या कुछ नया है और बहुत सारे बिंदु और भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन नीट एग्ज़ाम अपने आप में एक अग्नि परीक्षा हो गया है। अग्नि परीक्षा इसलिए भी है क्योंकि हमें इस परीक्षा के माध्यम से ऐसे जो हैं होनहार छात्र मिलते हैं जो आगे चलकर चिकित्सा क्षेत्र में नाम रोशन करें। और चिकित्सा क्षेत्र की अगर सेवा की बात करें तो भारत को इसकी नितांत आवश्यकता है। कितना महत्वपूर्ण है ये एग्जाम? आप सभी को नमस्कार। हमारे बच्चे देश की धरोहर हैं और ये हर परीक्षाएं आसानी से पास कर सकते हैं। 22 लाख में 22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं पूरे देश में। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ये परीक्षाएं हमेशा डराती हैं, आपको परीक्षा से डरना नहीं है। 146 पेज की पुस्तिका है, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। नियम उसी के तहत है। जैसे एक उसमें ऑप्शन है 35 और 15 के क्वेश्चंस का है, 15 में से केवल 10 ही करना है। कई बार लोग उसी में भटकते रह जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। फिर आप केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें आप उलझ जाएंगे। तो वहाँ पर जितना, जैसे अभी आप लोग बातचीत भी कर रहे थे, हम लोग जितना मॉक टेस्ट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्योंकि पहली बार जब आप प्रश्न पत्र को देखेंगे तो निश्चित रूप से कठिनाई आती है।
और कई बार शुरू में क्वेश्चन पेपर देख के आपको पसीना आ जाएगा, आंख के सामने अंधेरा आ जाएगा। घबराइए नहीं, 5 मिनट रहता है कठिन से कठिन परिस्थिति में। उसके बाद बिल्कुल आप आराम से करने लगेंगे, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। घर में आसपास के लोग डराते बहुत है, बहुत कठिन परीक्षा है। बस ये जो मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराता चेहरा आपका हमेशा बने रहना चाहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा और आप ही लोग उस परीक्षा में क्वालिफाई करोगे। आप ही की उम्र के लोग, आपका आइडेंटिफिकेशन आ गया है, एज गैप बिल्कुल निश्चित हो गया है। तो जो स्ट्रेस की बात है बिल्कुल नहीं है स्ट्रेस की बात। और जो साधन उपलब्ध हैं आज के ज़माने में, जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज उपलब्ध है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जरूर उपयोग करिएगा। घर बैठे उपलब्ध है, जैसे अभी साथी की बात हम आपसे कर रहे थे, साथी स्वयंप्रभा चैनल पे उपलब्ध है और हर दिन 3 घंटे उस पर कोचिंग हो रही है, फ्री कोचिंग है। नीट की परीक्षा में जो अपीयर हो रहे हैं या फिर अपीयर होने की तैयारी कर रहे हैं, उनके क्या सवाल हैं वो भी जानने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। पीछे कोई सवाल है वेदांत? यस सर जी। सुप्रभात सर। सुप्रभात मैम। आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि हमने जो ये नया रूल चेंज देखा है नीट में, लॉटरी बेस्ड कंप्यूटराइज सिस्टम से हम टाई ब्रेकर्स करेंगे। आपको लगता है कि ये एक सही स्टेप लिया है हमने सामने, या पीछे लिया है हमने ये स्टेप? साधना जी आप जुड़ी हुई हमारे साथ में। एक सवाल है, एनटीए ने परीक्षा में उम्मीदवारों की रैंक तय करने के लिए नया नियम टाई ब्रेकिंग लागू किया है, ये क्या है ये नियम? मैं ये बता दूं कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के एक्ट में जरूर है, लेकिन एनटीए ने ये रूल अभी नहीं लागू किया है। ये हम पिछले वर्ष में हमने जो इंटर से मेरिट किया था, हम उसी पे वही जारी करे हैं और हमारे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में वही पाया जाएगा कि जिसके मार्क्स बॉटनी और जूलॉजी में हायर हैं तो पहले वो लिया जाएगा, फिर उसके बाद जिसका मार्क्स केमिस्ट्री में है उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद कैंडिडेट विद लेस प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स पूरे टेस्ट में, मतलब जिनके इनकरेक्ट और करेक्ट में जो प्रोपोर्शन है जिसमें कम हो वो पूरे टेस्ट में, फिर उसके बाद जो अगला है वो बॉटनी एंड जूलॉजी में जिनके कम हो इनकरेक्ट, और फिर केमिस्ट्री में, और फिर फिजिक्स में। तो हमारी ये रैंकिंग तय करने की इंटर से मेरिट यही रही है पिछले कुछ वर्षों से और यही चलेगी इस वर्ष भी। जी। ये अगर बिंदु सामने आया है, अभी कहा जा रहा है कि अभी फाइनल नहीं हुआ है और इस बार जो है इसको शायद लागू भी नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ये लागू किया जा सकता है तो इसका क्या महत्व नज़र आता है? क्यों कर ये बिंदु आखिरकार सामने आया क्यों? इसलिए आया कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें जो ऑर्डर तय हुआ है, ये ऑर्डर आर्बिट्रेरी भी हो सकता है। अच्छा, इसलिए उन्होंने सोचना शुरू कर दिया क्या हम इस आधार पे करें, नियमों को जितना स्पष्ट करें। जैसे अंतिम समय में बिना आपसे पूछे अगर लॉटरी में किसी बच्चे का मेरिट तय हो रहा है या किसी पूरे लड़कों का मेरिट तय हो रहा है बिना आपकी जानकारी के, तो ठीक नहीं होता। तो ट्रांसपेरेंसी के कारण और ऑब्जेक्टिविटी के कारण भी जो भी नियम है उस 146 पेज की पुस्तकों में जो है उससे डेविएट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें पिछले 5-7 सालों से ये नीट कराई जा रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हर बार हो रहा है और अनुभवों से कई चीज़ें सीखी जाती है। और चूंकि 23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और उनके भविष्य का सवाल है, उनका एक नंबर भी या एक प्रायोरिटी भी गलत उनके दिमाग में होगा तो पूरा उनका कैरियर खराब हो जाता है। इसलिए जितनी स्पष्टता उसमें लाई जाए, क्योंकि जैसे आप लोगों के मन में प्रश्न है वैसे अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो समिति है वो भी विचार कर रही है, थोड़ा वो रुक गई है, हो सकता है और उसमें सुधार करके और परमार्जित करके इस नियम को लागू करें। इसलिए उन्होंने भी रोक लिया है, पुरानी व्यवस्था को ही चलाए रखा है। जी। पीछे बच्चे जो तैयारी, आप माइक दें जरा। नमस्कार सर और नमस्कार मैडम। मेरा सवाल ये है कि जैसे पहले भी जो एग्ज़ाम होते आ रहे हैं नीट ने कराया है वो नियम सही है, और ये जो कंप्यूटराइज्ड अगर ट्राई ब्रेकिंग का जो अगर कंसेप्ट हम लाते हैं तो मुझे लगता है कि ये फिर इसमें मेरिट का कोई स्थान नहीं रह जाएगा।
तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरिट में लाने के लिए अगर सब्जेक्ट के मार्क्स अगर टाई हो रहे हैं तो हमें स्कूल के द्वारा जब हम सीबीएसई बोर्ड बच्चे देते हैं, हमारे बच्चे जब देते हैं तो उनके मार्क्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, तब ये ज़्यादा बेहतर होगा, न कि टाई ब्रेकिंग के लिए कंप्यूटराइज जाना। साधना जी, आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि टाई ब्रेकर वाला जो है कॉन्सेप्ट इस बार लागू नहीं होगा, लेकिन एक विचार यहां से आया है स्टूडियो के भीतर से कि अगर जब टाई ब्रेकर वाली स्थिति पैदा हो जाती है मेरिट के लिए, तो स्टूडेंट ने जो अपने सीबीएसई एग्जाम में जो मार्क्स लिए हैं उसे कंसीडर किया जाए तो शायद जो है रास्ता थोड़ा सा आसान हो सकता है। क्या आप भी बात मानती हैं इसको? अच्छी सोच है, और जो लॉजिक कंप्यूटर बेस के पीछे था उसमें ये था कि ह्यूमन इंटरवेंशन ना होके अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो लॉजिकल वो ज्यादा रहेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर बच्चों का मेरिट के हिसाब से उनके जो प्रीवियस मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं बायोलॉजी में फॉलोड बाय केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसके पीछे ये लॉजिक है कि ये बच्चों की ज्यादा रुचि और इनका जो इंटरेस्ट है और फोकस है वो बॉटनी एंड जूलॉजी, जो कि 12वीं में बायोलॉजी जैसे पढ़ाया जाता है, उस पर रहता है। तो ये अच्छी एक सोच है और इसको राष्ट्रीय स्तर पे कमेटी के सामने रखा भी जा सकता है। जी नागेश्वर जी, जो आपने कहा इसीलिए तो शायद रुका हुआ है, आपकी बात कहीं न कहीं पहुंच रही होगी। और देखिए उनका सब्जेक्ट की प्रायोरिटी का रीज़न ये भी है कि जो मेडिकल में बच्चे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो इंजीनियरिंग जाता है उसके लिए भी है और मेडिकल वालों के लिए भी है, क्योंकि वो कॉमन सब्जेक्ट है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो इस एरिया में स्पेसिफिकली जिस सब्जेक्ट की आवश्यकता है उसी सब्जेक्ट के मार्क्स को प्रायोरिटी में उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अभी उस पर फाइनल निर्णय नहीं हुआ, जैसे आप कह रहे हैं वैसे कई लोग और कह रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ी समिति राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, कई लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। तो निर्णय में कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी, इसलिए अभी आप क्यों आगे की बात सोच रहे हैं? अभी तो आप जो कर रहे हैं, अभी वाला टेस्ट देखिए, उसके नियम देखिए, उससे डेविएट मत करिए, इधर उधर की बातें मत सोचिए। समय बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि आप अपने टेस्ट पे फोकस करिए और खूब मेहनत करिए। और जो भी प्रक्रिया चल रही है शायद यही पहले से चली आ रही थी, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी थे। नई कोई चीज़ आ नहीं रही है, आप उसके अंदर आगे बढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, अब मान लिया जाए कि अब कोई बदलाव हम नहीं लोग है। क्यों उसके बारे में बहस करें? हम लोग अपने विषयों के बारे में बात करें, फिजिक्स के बारे में बात करें, केमिस्ट्री के बारे में बात करें। वही फिजिक्स में कई बार लोग बातचीत जो सोशल मीडिया में आ रही है कि कुछ सब्जेक्ट कम, कुछ मैटर कम कर दिए, कुछ कोर्सेज कम कर दिए, कुछ नए कोर्सेज जोड़ दिए। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो एनसीईआरटी के बुक्स में उपलब्ध है, जो एनसीईआरटी के सिलेबस है, जो अन्य जगह के सिलेबस है, उसको ध्यान में रख करके पूरा सिलेबस बना है। उसमें क्या है कि आप जो इधर उधर बाहर कौन सा क्वेश्चन आएगा, उस तरह के क्वेश्चंस जो आपने नहीं पढ़े हो, किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी और कॉलेज में नहीं पढ़े हो, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ये ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा आपके कम्पिटिटिव स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए है और आपकी मेरिट को सही ढंग से टेस्ट करने के लिए इस प्रक्रिया को बनाया। इसमें जो भटकाव हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी शायद आपको भूलना चाहिए और अभी फोकस सिर्फ करना चाहिए अपनी एजुकेशन, अपनी प्रिपरेशन, अपनी टेस्टिंग, मॉक टेस्ट और प्रिपरेशन, और उसमें तनाव मत पालिएगा। बिल्कुल शांति, जैसे अभी आप प्रसन्न हैं। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मन प्रसन्न रहेगा। देखिए आदमी जब क्रोध में रहता है या गुस्से में रहता है तो उसका केवल 50% एनर्जी वर्क होता है, मुस्कुराते रहिए 3 गुना बढ़ जाता है। तो आपका 3 गुना दिमाग वहाँ काम करना चाहिए, जिससे आप निश्चित रूप से टेस्ट में क्वालिफाई करें और डॉक्टर बने। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हम देखते हैं काफ़ी सारे एक्सपेंसिव कोचिंग आते हैं एंड उनका एडवर्टाइजमेंट का मेन हेडलाइन ये रहता है कि नीट प्रिपरेशन के लिए आपका ये ज़रूरी है, आपको लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं लेते, तो क्या उनकी संभावना है या आवश्यक है कि हमें कोचिंग लेनी है नीट प्रिपरेशन के लिए? मैंने शायद शुरू में ही जिक्र किया था, जो पहले आपसे बात कर रहे थे, कि आजकल सरकारी संसाधन बहुत उपलब्ध हैं। अभी हमने साथी के बारे में बताया। अब ये टेस्ट आपके 11 भाषाओं और प्लस हिंदी इंग्लिश 13 भाषाओं में हो रहा है, और ये जो साथी है ये उसी 13 भाषाओं में काम कर रहा है। आपको मातृभाषा में भी जानकारी मिलेगी, हिंदी में मिलेगी, अंग्रेजी में मिलेगी, और इस पर बहुत कॉम्प्रहेंसिव IIT कानपुर इस पर काम कर रहा है। और ये अभी जो पिछले 1 महीने से इसकी जो कोचिंग हो रही 3-3 घंटे की, इसके अभी भी YouTube पे वीडियोस उपलब्ध है, उसको पढ़िए आप। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़माने निकल गए। कोरोना के पहले लोग कोटा जाते थे या कहीं और जाते थे, कोटा इंजीनियरिंग के लिए होता, बाकी जहाँ भी जाए। अब वो चीज़ नहीं रह गई। अब आप लोगों को टेक्नोलॉजी इतनी मदद कर रही है,
हमारे पास जो NDL है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, 4 करोड़ पुस्तकें उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो स्वयं प्रभा का चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिश टीवी पर उपलब्ध है। फिजिक्स भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट है, और उसमें कोशिश करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं 10+12 वाले, उनको भी हम लोग कवर करें। कोचिंग स्पेसिफिक भी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कोचिंग स्पेसिफिक है स्वयं प्रभा में 2 चैनल्स, जिसमें आप आसानी से बिना कोई पैसे खर्च किए उसमें आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और प्रामाणिक ज्ञान IIT के प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे। इसलिए ये बात तो बिल्कुल भूल जाइए कि कहीं पर आप जा करके, अगर आप कोटा चले गए या दिल्ली चले गए या बम्बई चले गए तो आपका कोचिंग से ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग का मतलब क्या है, ये जो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आप लोग जब तैयारी करें मॉक टेस्ट के अकेले मत करिए, 5 लोग 10 लोग बैठ के करिए। टीम में जब पढ़ाई होगी तो एक आदमी आपसे ज़्यादा नंबर पाएगा, लेकिन उससे परेशान मत होइए। जब वो आप उसके बराबर धीरे धीरे पहुँचना शुरू, क्योंकि एक यार्डस्टिक्स आपके सामने बना रहेगा, एक गोल पोस्ट बनी रहेगी, तो आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और आप करेंगे। आप बिल्कुल ज़्यादा ऐसे प्रश्नों मत आइए। यहाँ से भी कोई सवाल? हाँ, नमस्कार, मेरा ये प्रश्न है कि NCERT एग्जाम्पलर इसके लिए कितनी सहायक होगी? बिल्कुल बिल्कुल सहायक हो गई। उसी का आधार मैं बता रहा हूँ बार बार, ये सारा सिलेबस चारों का है, उसको ध्यान में रख करके बना है, और ज़्यादातर पोर्शन आपको वहीं से मिल जाएंगे। मैडम बोलना चाहते कुछ? जी साधना जी, एक सवाल है बच्ची का, दोबारा से रिपीट कर सकती हैं? साधना मैम से पूछ लीजिए। जी, मेरा ये सवाल है कि NCERT एग्जाम्पलर कितनी सहायक होगी इस एग्जाम के लिए? मैं यही कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल सही पहले भी बयान हुआ है कि इसमें NCERT की बुक्स को ही अपना बेस मानना चाहिए, और एग्जाम्पलर में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं जिनको सॉल्व किया गया है, आप उसी की प्रैक्टिस करें। अभ्यास ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। NTA की वेबसाइट में भी मॉक टेस्ट पड़े हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, अभ्यास भी आप वहां पे कर सकते हैं। और जितना आप NCERT टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अपनी प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाएंगे, उतना ही बच्चे इसमें एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ये बिल्कुल 12वीं 11वीं 12वीं के स्तर का एग्जाम है, इसमें बिल्कुल भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता यह है कि आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के आप निरंतर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी स्पीड बढ़े अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। जो प्रश्न आपका अच्छे से आपने पहले हल किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, उसको अटेम्प्ट करिए। जो प्रश्न आप डाउटफुल हैं, आपको लगता है कि आपको शायद इसका उत्तर नहीं आता, उसको छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। और अपना पूरे कॉन्फिडेंस से और अपना शांत मन से अपना आप पेपर दें, बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आए, बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर आपको सामने पेपर देख के थोड़ा डर लगे, फियर आए, पैनिक हो, तो आप आराम से पानी पीजिए, 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए, 2 मिनट के लिए कीजिए, 1 मिनट के लिए कीजिए, फिर आप अपने पेपर पे जुट जाइए। जितनी आपने मेहनत की है, जितना आपने अभ्यास किया है, वो सब आपको सब कुछ याद आ जाएगा और आपका पेपर बहुत अच्छे ढंग से होगा। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मेरा प्रश्न ये है कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग ले लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग में जो सिलेबस होता है वो बहुत लंबा खिंच जाता है और स्कूल के साथ साथ सब लेकर चलना होता है। तो वैसे में बच्चे कैसे कोप अप करें, कैसे सब इकट्ठा लेकर चलें? सुप्रभात सर। सुप्रभात मैम। मेरा सवाल ये है कि कोचिंग जैसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, पर हम देखते हैं कि स्कूल का हमें बोला जाता है कि नीट के एग्ज़ाम में NCERT आएगी सिर्फ, बट जैसे हम कोचिंग में देखें तो वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं, NCERT से बाहर का भी। तो वो हमें पढ़ना है या फिर सिर्फ NCERT पे फोकस करें? नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मेरा सवाल ये है कि जो इस बैच के 2024 के प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे पुराने गाइडलाइंस के लिए, और अब NTA ने नई गाइडलाइंस जो जारी की हैं उसमें अगर कुछ नया नहीं भी है, फिर भी जो ये इन्फॉर्मेशन जा रही है जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास, तो कहीं ना कहीं ये उनको, क्योंकि अब नीट का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पे कुछ इफ़ेक्ट डाल सकता है कि वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं अपनी प्रिपरेशन के, और उन्हें पता चलता है कि NTA ने कुछ गाइडलाइंस बदल दी हैं जो कहीं ना कहीं उनके मेरिट पर फ़र्क डाल सकता है। तो वो उस स्ट्रेस से कैसे कॉप अप कर सकते हैं? सुप्रभात सर। सुप्रभात मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डमी स्कूल लेकर
ये समझते हैं कि उनका नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। तो मेरे मन में भी ये बहुत बार ख्याल आया था कि मेरे को डमी ले लेना चाहिए, पर मुझे ये जानना है कि डमी लेने से हमारी प्रिपरेशन पे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, और अगर इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तो हम किस तरीके से स्कूल के साथ भी और हमारी कोचिंग भी होती है, 4-5 आवर्स की कोचिंग होती है, इससे कम तो कोई होती नहीं है वैसे। हाँ, तो मेरा यही सवाल है कि इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। जी देखिए, बार बार आप लोग कोचिंग पे आ गए वापस क्योंकि ये कोचिंग एक ऐसा माइंडसेट है जो पहले से चला आ रहा है, और मैं इसीलिए बार बार आपको स्वयं प्रभा का नाम ले रहा हूँ। ये कब से शुरू हुआ? 2017 से। उसके पहले ठीक है, आप जो कहते थे मैं मान लेता हूँ, 2017 से शुरू हुआ है। भारत सरकार ने इसको आपके लिए बनाया है और फ्री है। स्वयं प्रभा चैनल है, 40 चैनल्स हैं, उसमें से 4 चैनल केवल इसी पर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। उसमें खाली फिजिक्स को देख लीजिए, खाली केमिस्ट्री को देख लीजिए, खाली बॉटनी देख लीजिए, जनरल है और स्पेसिफिक भी आपके लिए है। तो आप बार बार जाने की बात क्यों करते हैं जब आपको ये संसाधन उपलब्ध है? भारत सरकार जिसको IIT के प्रोसेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बहुत सरल शब्दों में आप उनके वीडियोस देख लीजिए। आजकल यूट्यूब पे बहुत चीज़ें उपलब्ध है। तो अगर ये टाइम लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2020 के पहले और 2020 के बाद बहुत से लोग, अब दिल्ली वाले कहीं बाहर नहीं जाते कोचिंग के लिए, और कई बड़े बड़े शहरों में नहीं जा रहे हैं। जो पहले कोटा भागते थे या कहीं और भागते थे, अब वो जरूरत नहीं रह गई है। फिर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कितने ई रिसोर्सेज उपलब्ध है, और सब निःशुल्क उपलब्ध है, और बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस उपलब्ध है। एडेक्स, कर्सेरा विदेश की है, लेकिन उसको आप यूज़ करिए। चलिए आपको पैसा ही खर्च करना है, ये तो निःशुल्क है। लोग लगते हैं हम पैसा जब तक खर्च नहीं करें तब तक अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा, वो कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये सब भटकाव की बातें मत सुनिए। एक समय था हम लोग मान लिया कहते थे कोचिंग करना चाहिए, हम लोग नहीं करेंगे कोचिंग। हम लोगों ने जब पढ़ते थे बिल्कुल कोचिंग नहीं करते, हमने हमारे बच्चे कोचिंग करने लगे, अब उनके बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ है ना, समय ने आपको रास्ता नया दिखाया है। और NCERT की बात बार बार कही जाए, जब बार बार कह रहे हैं कि NCERT बेस्ड है तो क्यों वो भटक रहे हैं? कोचिंग में एक और प्रॉब्लम है, हम उनके विरोध में नहीं हैं, कई बार फेस टू फेस कॉन्टैक्ट से बेटर रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाला, हर पढ़ाने वाला अलग है। एक बहुत अच्छा टीचर होगा किसी कोचिंग में, हो सकता है वो आपको बहुत यूज़फुल हो, लेकिन वहाँ पर कौन आदमी पढ़ा रहा है आपको, कौन, जैसे 4 सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में 2 के अच्छे टीचर, 2 के खराब टीचर हैं। तो कोचिंग में अगर आप गए तो 2 का तो फायदा होगा, बाकी 2 का फायदा नहीं होगा आपको। आप समय तो 4 का देंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मत सोचिए, आप अपने हिसाब से रास्ता तय करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही है, आप पढ़िए। अगर आपके कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं, जहाँ केवल डमी कैंडिडेट्स ही आते हैं, मतलब टीचर आते ही नहीं है, तो आप ठीक है, जहाँ पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, घर से पढ़ लीजिए, थोड़ा कोचिंग कर लिए, थोड़ा, मैं किसी चीज़ मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए बेस्ट पॉसिबल, नाम से मत जाइए। अच्छा टीचर वहाँ व्यक्तिगत जो हो रहा है वो आपको बेटर इनपुट देगा। इसलिए अब ये समय भी नहीं रहेगा इन सब बातों को सोचने का, आप टेस्ट के लिए तैयारी करिए। एक सवाल बच्चे ने ये पूछा कि जिसका स्पष्टीकरण आपने शुरुआत में दे दिया कि कुछ बदलाव नहीं हो रहा है इस बार, लेकिन उन्होंने कहा कि जो खबरें फैल रही हैं उससे क्या हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, और इसे रोकने के लिए ऐसा ना हो, क्या कुछ आप लोग, आपकी कमेटी या आपकी टीम कुछ कर रही है जागरूकता बढ़ाने के लिए? एक बात। दूसरी खबर यह भी है कि नीट 2024 परीक्षा देने के लिए 12वीं में बायोलॉजी विषय के पास होना पहले अनिवार्य माना जाता था, लेकिन इस साल मुख्य विषय के तौर पर बायोलॉजी ना पढ़ने वाले स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, जैसे पिछली बार की एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, इस बार भी वही है। बायोलॉजी भी ले सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी मैंडेटरी है, उसका ऑल्टरनेट बायोटेक्नोलॉजी भी एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात जो एक विद्यार्थी ने कही डमी स्कूल के बारे में, कहना चाहूंगी कि डमी स्कूल एक कॉन्सेप्ट केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने शुरू किया, आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, डमी स्कूल की एक सोशलाइजेशन जैसी प्रोसेस होती है, स्पेशली 11वीं 12वीं में, कि आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इक्वली इम्पोर्टेंट है फिजिकल हेल्थ से भी। तो अगर आप अपनी स्कूल में रह के अपने स्कूल में जो विषय आप पढ़ रहे हैं उनके साथ अपनी तैयारी करेंगे तो वो तैयारी ज्यादा अच्छी होगी, रादर देन कि आप 5 घंटा 6 घंटा आप कहीं जाके पढ़ें और स्कूल भी मिस करें, और फिर आपको जो एक फटीग आ जाता है और जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, उससे उल्टा थकान से
और आपकी जो पढ़ाई करने का फोकस है वो बिगड़ सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट करके, प्रॉपर स्कूल अटेंड करके ही इसमें बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको, सारे विद्यार्थी जो इस एग्जाम परीक्षा में बैठेंगे, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होंगे और सक्सेसफुल होंगे। जी हाँ, एक सबसे बड़ी दुविधा को दूर करने के लिए हमने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया था और वो दुविधा जो है दूर कर दी है साधना जी ने, नागेश्वर जी ने, और ये कहा है कि आप मन लगाकर पढ़ें और किसी भी खबर का, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, उस पर ध्यान ना दें, ध्यान दें तो अपनी पढ़ाई पर। नागेश्वर जी, आपने समय निकाला, बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, और साधना जी, आपने बहुत सारी जानकारी यहाँ हमारे साथ साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पॉजिटिव नोट के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। एक 64 वर्षीय व्यक्ति ने हाल ही में नीट की परीक्षा पास की है। वो रिटायर होने के बाद उन्होंने नीट की परीक्षा दी थी और उनकी मंशा ये है कि वो नीट की परीक्षा के बाद मेडिकल की पढ़ाई करें और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वो मुफ्त में लोगों को चिकित्सा उपलब्ध करवाएं। और जनता जनार्दन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।